नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां बंगाल में आज फिर ईडी की छापेमारी है। कोयला खनन मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। पश्चिम बंगाल में 12 ठिकानों पर रेड। मामले में झारखंड में भी छापेमारी हुई। बड़ा अपडेट जहां पश्चिम बंगाल में अवैध कोयला खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। केंद्रीय एजेंसी की टीमें कोलकाता सहित सूबे के 12 ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चला रही हैं। ये कार्रवाई उस जांच का हिस्सा है जिसके तार पड़ोसी राज्य झारखंड से भी जुड़े हुए हैं। इसके पहले इसी मामले के सिलसिले में झारखंड में भी बड़े लेवल पर छापेमारी की गई थी, जहां कोयला माफियाओं के सिंडिकेट और वित्तीय लेनदेन के अहम सुराग मिले थे। ईडी की यह जांच मुख्य रूप से अवैध रूप से खनन किए गए कोयले की चोरी, परिवहन और उसके जरिए कमाए गए काले धन को सफेद करने के नेटवर्क पर केंद्रित है। ईडी की जांच में ये बात सामने आई है कि कोयला खनन का यह अवैध कारोबार केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है। झारखंड में हुई पिछली छापेमारी के दौरान एजेंसी को ऐसे दस्तावेज मिले थे जो पश्चिम बंगाल के कई व्यापारियों और बिचौलियों की संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं। पश्चिम बंगाल में 12 ठिकानों पर छापेमारी। मामले में झारखंड में भी छापेमारी हुई। ये बड़ा अपडेट जहां बंगाल में आज फिर ईडी की छापेमारी देखी जा रही है। बता दें कि कोयला खनन मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई और कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। पश्चिम बंगाल में करीब 12 ठिकानों पर रेड की जा रही है और इसी के साथ ही बता दें कि झारखंड में भी छापेमारी इस मामले को लेकर की गई। तो वहीं बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने जमात इस्लामी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने जमात के अमीर द्वारा महिलाओं के खिलाफ दिए गए विवादित बयान की कड़ी निंदा की है। फखरुल ने चेतावनी दी कि जमात देश को आधुनिकता से दूर धकेलकर दूसरा अफगानिस्तान बनाना चाहती है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब जमात प्रमुख ने सुझाव दिया कि महिलाओं को कार्यस्थलों पर केवल 5 घंटे काम करना चाहिए। बीएनपी ने इसे कामकाजी महिलाओं के अधिकारों पर सीधा हमला बताया है। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सीबीआई की दिल्ली स्पेशल क्राइम ब्रांच ने अज्ञात वीआईपी के खिलाफ दिल्ली में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच के लिए सीबीआई की टीम देहरादून पहुंच चुकी है। जल्द ही इस केस से जुड़े कुछ लोगों से पूछताछ किए जाने की भी संभावना जताई जा रही है। बता दें कि उत्तराखंड की चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में भले ही मुख्य आरोपी पुलकित आर्या समेत तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा मिल गई हो, लेकिन मामला अभी भी सुर्खियों में बना हुआ है। वजह है वो वीआईपी जिसको लेकर सियासत तेज है, लेकिन वीआईपी के नाम का राज आज भी बरकरार है। सियासत गरमाने पर मुख्यमंत्री धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के दमगढ़ गांव में घर वापसी कार्यक्रम आयोजित हुआ। पंडरिया विधायक भावना बोहरा की मौजूदगी में 66 आदिवासी परिवारों ने हिंदू धर्म में वापसी की है। कार्यक्रम पारंपरिक रीति रिवाजों से संपन्न हुआ, जहां बोहरा ने परिवारों का सम्मान किया। बताया गया है कि कवर्धा के वनांचल क्षेत्रों में अब तक 265 आदिवासियों की घर वापसी कराई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिला के वनांचल में एक बार फिर चर्चा का केंद्र बना है दमगढ़ गांव, जहां आस्था, पहचान और परंपरा से जुड़ी एक नई घटना सामने आई है। पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के तहसील कुकदूर स्थित दमगढ़ गांव में बीजेपी नेता और पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने 66 आदिवासी परिवारों की हिंदू धर्म में घर वापसी करवाई। इस अवसर पर भावना बोहरा ने परंपरागत रीति रिवाजों के तहत आदिवासी परिवारों के पैर पखारकर सम्मान किया। एक ऐसा दृश्य जिसने गांव में मौजूद लोगों को भावुक कर दिया। यह पहली बार नहीं है। अब तक कवर्धा जिले के वनांचल क्षेत्रों में कुल 265 आदिवासियों की घर वापसी भावना बोहरा के माध्यम से करवाई जा चुकी है। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय ग्रामीणों, धार्मिक प्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। रीति रिवाजों के साथ पूजा पाठ हुआ।
और घर वापसी करने वाले परिवारों ने अपनी आस्था और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने की बात कही। विधायक भावना बोहरा ने कहा कि यह किसी पर दबाव नहीं, बल्कि स्वेच्छा से अपनी परंपरा में लौटने का निर्णय है। उन्होंने इसे आदिवासी समाज की संस्कृति, सम्मान और पहचान से जुड़ा कदम बताया। ये हमारा आदिवासी वनांचल क्षेत्र है और लगातार पिछले 4 से 6 महीने में लगभग ये तीसरी बार है जब हमने ये प्रोग्राम किया है घर वापसी का। 265 लोग, आज की संख्या अगर मैं जोड़ूं, लगभग 265 लोगों की घर वापसी हो गई जो अपने धर्म से विमुख हो गए थे। और अवेयरनेस लोगों में है निश्चित ही आने वाले समय में, और अभी भी लोग स्वतः ही संपर्क कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्हें बहलाया फुसला करके दूसरे धर्म में ले जाया गया था, हम अपने घर वापस आएँ। तो मुझे खुशी है कि हमारे आदिवासी भाई बहनों में इस चीज़ों को लेकर के जागरूकता है और निरंतर ये अभियान आगे चलता रहेगा। हालांकि इस तरह के कार्यक्रम राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय भी बनते रहे हैं। समर्थक इसे आस्था और परंपरा से जोड़ते हैं तो आलोचक सवाल उठाते हैं, लेकिन दमगढ़ गांव में आज माहौल उत्सव और भावनाओं से भरा रहा। एक बार फिर कवर्धा का वनांचल धर्म, राजनीति और समाज के मिलते जुलते रास्तों पर चर्चा का केंद्र बन गया है। तो वहीं पंजाब में स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने कहा कि पंजाब पुलिस की ओर से ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है। उसी के तहत हम लगातार धरपकड़ कर रहे हैं। पिछले 12 दिनों में इस मुहिम के तहत हमने 4002 अपराधियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इसमें गैंगस्टर के सहयोगी, अपराध करने वाले और आपराधिक तत्व शामिल हैं। पुलिस ने 12 दिनों में रिकॉर्ड 14,382 छापेमारी की। इस दौरान 116 हथियार बरामद किए गए हैं। डीजीपी ने कहा कि ऑपरेशन प्रहार के तहत शहरों और कस्बों में सुरक्षा को और सख्त किया जाएगा। पंजाब पुलिस के द्वारा जो गैंगस्टर ते वार एक हमारी मुहिम शुरू की गई है, उसमें उसी के तहत हम लगातार धरपकड़ कर रहे हैं। और पिछले 12 दिनों में जब से ये हमारी मुहिम शुरू हुई है, 4002 क्रिमिनल्स को हमने पकड़ने में कामयाबी हासिल की। इसमें गैंगस्टर्स के वो एसोसिएट्स हैं जो उनकी मदद करते हैं, गैंगस्टर्स हैं और आपराधिक तत्व हैं जो इन गतिविधियों में शामिल होते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी के लाधा धार क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों को प्रमुख शीतकालीन पर्यटन स्थल में बदल दिया गया है। उधमपुर में पर्यटक बर्फ से ढकी पहाड़ियों और सफेद नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की नई सड़क परियोजना से अब यात्रा आसान हो गई है। इससे पर्यटक और परिवार आराम से ऊंचाइयों तक पहुंचकर ताजा बर्फबारी का अनुभव कर सकते हैं। आज मैं आई थी लद्दाधार डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में। सो वेरी ब्यूटीफुल प्लेस इन माई ओपिनियन। सो यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है आए मुझे। सबसे पहले मैं अपने घर बहुत एक्साइटेड थी इधर आने के लिए, बिकॉज यहाँ पे टूरिस्ट भी आ रहे हैं। और थैंक्स मैं करना चाहूँगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिन्होंने ये PMGC रोड बनाए हैं, जिनके कारण आज हम यहाँ पे देखने आ सकते हैं। पहले यहाँ पे रोड नहीं हुआ करते थे। सो यहाँ पे बहुत क्रिटिकल था आना, ऊपर आना। तो अभी हम इस पूरी बर्फ़बारी का एंजॉय कर सकते हैं। सो या आई एम सो हैप्पी टू यहाँ पे मैं आई हूँ। और मैं दूसरे तो पर्सन्स दैट आर लुकिंग मी, मैं उनका भी थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने मैं मतलब कि उनको बोलना चाहूँगी कि वो भी इधर यहाँ पे आएँ और इस पूरी बर्फबारी का मजा लें। और अब आपको सीधे लेकर चलते हैं लोकसभा, जहाँ कार्यवाही शुरू हो गई है। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से बेल में आकर नारेबाजी करने का कोई तर्क है क्या? प्रश्नकाल तो माननीय सदस्यों का समय होता है, उसमें माननीय सदस्य प्रश्न उठाते हैं, सरकार की जवाब देते होती है। आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से सदन के अंदर नारेबाजी करते हैं, ये उचित है क्या? आप सदन चलने दें। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होगी, बजट पर चर्चा होगी, सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त मौका मिलेगा। आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते हैं और आप नारेबाजी हंगामा करना ही चाहते हैं, तो
तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां श्रीनगर शहर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। कड़ाके की ठंड के बीच जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सामने आया वीडियो डल झील क्षेत्र का है, जहां ठंड का असर साफ देखा जा सकता है। वहीं इस कड़ाके की ठंड के बीच डल झील की खूबसूरती देखने के लिए पर्यटकों का आना जारी है। श्रीनगर शहर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। कड़ाके की ठंड के बीच जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सामने आया वीडियो डल झील क्षेत्र का है, जहां ठंड का असर साफ देखा जा सकता है। वहीं इस कड़ाके की ठंड के बीच डल झील की खूबसूरती को देखने के लिए पर्यटकों का आना जारी है। पर्यटक डल झील की जमी हुई खूबसूरती और बर्फीले नज़ारों का आनंद लेने के लिए आ रहे हैं। तो वहीं बरेली हाईवे बाइक सवार का स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। बाइक सवार बेखौफ पिछले पहिए पर बाइक चलाते हुए नजर आ रहे हैं। हाईवे पर आए दिन स्टंट बाजों का वीडियो वायरल होता रहता है। बुलंदशहर में घने कोहरे और शीतलहर के चलते जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिससे सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। कई इलाकों में 40 से 50 मीटर तक भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। शीतलहर और कोहरे की वजह से बुजुर्गों और बच्चों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं बदायूं में एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश सिंह कई पुलिस कर्मियों का तबादला करते हुए नजर आए। बीती शाम उन्होंने 17 पुलिस कर्मियों का स्थानांतरण किया। जिले में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के नाम पर लगातार बड़ी संख्या में तबादले किए जा रहे हैं। इससे पहले 29 जनवरी को 37 और 21 फरवरी को 10 और 20 जनवरी को 42 पुलिसकर्मियों को स्थानांतरित किया गया। मौजूदा साल में अब तक 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को इधर उधर किया जा चुका है, जिनमें कई पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई और कई को लाइन से थानों और नागरिक सेवाओं में तैनात किया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कानपुर में मौसम ने अचानक मिजाज बदल लिया। सुबह से ही काले बादलों की वजह से आसमान में अंधेरा छाया गया है और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग ने पहले ही इस बदलाव को लेकर चेतावनी जारी की थी। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं अचानक हुई बरसात से किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई, क्योंकि इससे फसलों के खराब होने की आशंका भी जताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सरदार पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन को लेकर अहम बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल सहित वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में शीघ्र भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। योजना के तहत हर जिले में न्यूनतम 50 एकड़ में औद्योगिक जोन विकसित होंगे, जहाँ रोजगार, स्किल ट्रेनिंग और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और इसी के साथ ही यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। खबरें लगातार जारी हैं। यूपी में ग्रीन मोबिलिटी को नई रफ्तार, निवेश और रोजगार के अवसर अपार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्पों से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास में अग्रणी राज्य बन चुका है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ऑटो कंपोनेंट और बैटरी इकाइयों के विकास के साथ 2400 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप दिसंबर 2025 तक यूपी में लगभग 15 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए और वित्त वर्ष 2024-25 में यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दर हुई 10%। राजधानी लखनऊ में निजी क्षेत्र की भागीदारी से नया ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू हुआ है, जहां इलेक्ट्रिक बसें और छोटे कमर्शियल वाहन बनाए जाएंगे। आज हरित मार्गों पर 750 से भी ज्यादा ई बसें संचालित होती हैं और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के मैन्युफैक्चरिंग के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। हरित राहों पर बढ़ता प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश।
भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। आपसे बंधन जुड़ा और ये बैंकिंग का बंधन ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ा। Congratulations, sir. जब कोई बंधन उम्मीदों पर खरा उतरता है तो सबका ट्रस्ट जीत जाता है, और बंधन बैंक के इस ट्रस्ट के साथ सबके सपने पूरे होना पॉसिबल है। बंधन बैंक, आपका भला सबकी भलाई। Signature Packaged Drinking Water presents the Mangrove Regeneration Pledge. From the coasts of Odisha, for the ones who stood by us, we stand by them. Come join the Mangrove Regeneration Pledge by Signature Packaged Drinking Water. One with nature, my signature. They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. आपके कलीग्स भी आपका परिवार है। इनकी सेफ्टी से समझौता? नो चांस। इसीलिए पॉलीकैब ग्रीन वायर्स, इनके सुपीरियर इंसुलेशन इमरजेंसी में दे कम धुआं। पॉलीकैब ग्रीन वायर्स, इंडिया सेफ हैप्पी कनेक्शन। खबरों की दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति। TNP न्यूज दे रहा है 5 लाख गांव में दस्तक। दुनिया के सबसे बड़े रिपोर्टर नेटवर्क का बनिए हिस्सा। अब खबर ही नहीं, करियर भी बनेगा। अभी डाउनलोड करें TNP न्यूज रिपोर्टर ऐप। और ब्रेक के बाद सीधे बड़े अपडेट का रुख करेंगे, जहां दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। संसद के एनेक्सी भवन में बैठक आयोजित की गई। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह इसमें शामिल होते हुए नजर आए। भारत अमेरिका डील के लिए प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित भी किया गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी साझा की है। डील से मजबूत होगी भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी। तो बड़ा अपडेट, जहां अमेरिका से ट्रेड डील पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एनडीए की संसदीय दल की बैठक में स्वागत किया गया। और इस स्वागत की तस्वीरें, जहां केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह अद्भुत और ऐतिहासिक है। बता दें कि अमेरिका ट्रेड डील को लेकर यहां प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए सभी लोग नजर आए। दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई और इसी के साथ ही इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया, उन्हें सम्मानित किया गया। संसद के एनेक्सी भवन में बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भी शामिल हुए। अमेरिका से ट्रेड डील पर मंगलवार को यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एनडीए की संसदीय दल की बैठक में स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अद्भुत और ऐतिहासिक है। भारत और अमेरिका डील पर प्रधानमंत्री मोदी का ये स्वागत, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी दी और कहा कि ये अद्भुत और ऐतिहासिक है। बता दें कि अमेरिका ने अब भारत पर जो टैरिफ लगाया था वो घटाकर 18% कर दिया है। ऐसे में संसद के एनेक्सी भवन में बैठक हुई। और इसी खबर को लेकर हमारी संवाददाता अपराजिता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, अमेरिका ट्रेड डील को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए सभी लोग नजर आए और इसी के साथ ही एक अलग खुशी की लहर देखी जा रही है। बिल्कुल पूनम, देखिए आज पूरे एनडीए की बैठक थी संसद के एनेक्सी में और आप देख सकती हैं कि किस तरीके से अभी लगातार जो है विदेशी समझौते को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है चर्चा का केंद्र बना हुआ है। भारत और अमेरिका ट्रेड डील जो हुआ है उसको लेकर के लोगों के अंदर खास उत्साह देखने को मिला, मंत्रियों के अंदर। तो इस बैठक का मुख्य केंद्र जो था वो अमेरिका और भारत का डील था, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया और इसे एक ऐतिहासिक जीत बताते हुए ये कहा गया कि जिस तरीके से भारत अब आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति और राजनीति ही है जो जिसके वजह से भारत आज इस तरीके से बढ़कर उभर कर निकल रहा है। और आप देख रही हैं कि अभी भारत अमेरिका ट्रेड डील हुआ
उसके अलावा भारत यूरोपीय संघ के साथ जो था वो डील हुआ, लेकिन अमेरिका के साथ जिस तरीके से डील हुआ है उसको लेकर के सांसदों में और मंत्रियों के अंदर खासा उत्साह देखने को मिला। और जो एक प्रोजेक्ट था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तो तभी उनका एक प्रोजेक्ट था मेड इन इंडिया, और उसके तहत मेक इन इंडिया यानी कि भारत के जो व्यवसाय हैं वो किस तरीके से विदेशों में भी जा करके जो है मतलब व्यापार बढ़े, भारत का नाम हो, उसको लेकर के अग्रसर रहे हैं। और अब जिस तरीके से समझौता हुआ है भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर के, तो उसके लिए खासा उत्साह देखने को मिला। किरण रिजिजू भी मौजूद थे, अमित शाह मौजूद थे, जिन्होंने इसको लेकर के बढ़ चढ़ के बढ़ाई दी। और प्रधानमंत्री मोदी एक अच्छी खबर है भारत के लिए, भारत लगातार वैश्विक मंच पर देखा जाए तो आगे बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से अमेरिका की ओर से पहले 50% टैरिफ लगाया गया, फिर उसे घटाकर 25% कर दिया, अब 18% ये टैरिफ कर दिया है, उसका कितना असर भारत में देखने को मिलेगा? देखिए पूनम, अमेरिका जो है सबसे पावरफुल कंट्री मानी जाती है, और जिस तरीके से भारत जो है अपनी एक रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है और वैश्विक मंच पर भी परचम लहरा रहा है, ये भारत के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी जो है लगातार इस पद को लेकर के अग्रसर रहते हैं कि किस तरीके से भारत वैश्विक मंच पर भी जो है परचम लहराए, और इसी को लेकर के आपने अक्सर देखा होगा कि वो कहते हुए नजर आते हैं कि भारत अभी चौथी अर्थव्यवस्था बनी है, लेकिन वो दिन दूर नहीं कि भारत जो है नंबर 1 पर आ जाएगी अर्थव्यवस्था के मामले में। और उसी को लेते हुए इस बार का बजट भी पेश किया गया जो 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की बात करता है। और जिस तरीके से अमेरिका और भारत के बीच में टक्कर देखने को मिल रही थी टैरिफ के बाद, उसके बाद ये डील अपने आप में बहुत अहम माना जा रहा है। और मेड इन इंडिया के तहत अगर आप देखेंगी पूनम, तो मेड इन इंडिया के तहत जो यहाँ पर व्यवसाय यानी कि एमएसएमई के तहत जो बजट दिया गया है, छोटे छोटे जो व्यापारी हैं भारत के अंदर, वो बड़े लेवल पर जो है व्यापार कर पाएंगे और भारत की पहचान जो होगी वैश्विक मंच पर निकल करके आएगी। इससे भारत को बहुत फायदा होगा, रोजगार के मौके मिलेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है अपराजिता, लेकिन यहाँ अमेरिका ने टैरिफ कम किया है 18%, लेकिन एक शर्त भी रख दी है भारत के सामने कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, भारत सिर्फ वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। पूनम देखिए, रूस की अगर बात करें तो रूस शुरू से भारत का बहुत अच्छा दोस्त रहा है, मित्र रहा है, और कदम कदम पे उसने साथ दिया और भारत ने भी अपनी दोस्ती दिखाई है। लेकिन अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका एक पावरफुल कंट्री रही है, सबसे टॉप पे रही है। जिस तरीके से अमेरिका टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा था, लेकिन उसके बाद भारत जो था उसके आगे नहीं झुका, और जिस तरीके से अब 18% टैरिफ कम किया गया है, इसी से आप समझिए कि भारत को घुटने नहीं टेकने पड़े विदेश अमेरिका के आगे। लास्ट में जाकर के अमेरिका ने ही जो था टैरिफ भले किसी कंडीशन के साथ वो किया, लेकिन उसने टैरिफ कम किया, यानी कि अमेरिका भी भारत के साथ जो है वो व्यापार में आगे बढ़ना चाहता है। अमेरिका को भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि उसे कहां फायदा होगा, तो भारत के साथ वो दोस्ती बरकरार रखना चाहता है। और प्रधानमंत्री अपने जिस तरीके से रणनीति बना करके देश को आगे ले जा रहे हैं, वो अपने आप में बहुत सराहनीय कदम है। लेकिन रूस की जहां तक बात है तो मुझे लगता है कि इसमें भी कुछ सोचा होगा प्रधानमंत्री ने देश के लिए, क्योंकि रूस के साथ तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का कोई चीज होगा जिससे कि रूस और भारत के रिश्तों में अनबन आएगी। तो ये देखने वाली बात होती है कि भारत इस पर क्या फैसला करता है, लेकिन फिलहाल यही बात निकल करके बिल्कुल अपराजिता, फिलहाल रात भरी खबर है भारत के लोगों के लिए, क्योंकि जो महंगाई आसमान छू रही थी, अब कहीं ना कहीं उस महंगाई से निजात लोगों को मिल पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल पूनम, और जिस तरीके से लगातार आम जनताओं की अगर आप बात सुनेंगे तो हर एक चीज को लेकर के आम जनता जो थी वो परेशान थी, चाहे पेट्रोल डीजल की बात कर लीजिए या फिर महंगाई की बात कर लीजिए, गैस सिलेंडर, जो भी एक मूलभूत सुविधाएं होती हैं। और लगातार सरकार से मांग करते हुए भी नजर आई थी कि महंगाइयों को थोड़ा कंट्रोल किया जाए। लेकिन भारत जिस तरीके से वैश्विक मंच पर परचम लहरा रहा है और जिस तरीके से साझेदारी निभा रहा है दूसरे देशों के साथ, आने वाले समय में इसका फायदा जरूर देश को मिलेगा और महंगाई में भी कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। और बजट जिस तरीके से पेश किया गया है, इसको तो एक सराहनीय कदम माना जा रहा है विकसित भारत के लिए भी और लोगों के लिए भी। अब ये देखने वाली बात है कि इससे आने वाले समय में आम जनताओं को कितनी राहत मिलती है और वैश्विक मंच पर भारत किस बिल्कुल तरीके से अपराजिता, आगे ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लखनऊ में केंद्रीय बजट 2026 और 27 को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। इस दौरान अधिकारियों के साथ बजट
बजट से संबंधित कई मुद्दों, योजनाओं और नीतियों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राज्यों के विकास से जुड़े प्रस्तावों, प्राथमिकताओं और बजट के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की और उन्होंने अधिकारियों के साथ बजट से जुड़े मुद्दों और नीतियों पर विस्तृत चर्चा की। तो वहीं जयपुर में कथावाचक जया किशोरी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मुख्यमंत्री कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की। जया किशोरी ने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर अनुभव बहुत सकारात्मक रहा। उन्होंने चर्चा की कि कैसे आज के युवाओं को देशभक्ति, आध्यात्म और संस्कृति से जोड़ा जा सकता है। जया किशोरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के पद चिन्हों पर चलकर वो भी समाज और देश को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। शर्मा जी से मेरी भेंट हुई और अभी तक आपने सिर्फ प्रशंसा बाहर से सुन रखी थी, पर जितनी प्रशंसा सुन रखी थी मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छा अनुभव हुआ उनसे मिलकर। क्योंकि आप जब किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो राजनीति में है तो आप अपने आप ही सोच के जाते हैं कि वो राजनीति से जुड़े होंगे केवल, लेकिन आप जब उनसे मिलते हैं और आपको पता चलता है राजनीति के साथ साथ भक्ति, भक्ति के साथ साथ वैल्यूज़ के साथ साथ कल्चर, सब कुछ उनका एक साथ मिश्रित मेल मिला है उनमें। बहुत अच्छा लगा उनसे बातें कर। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए TNP न्यूज़।